Dear student, today we will discuss about Cold War and its phases. कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में कोल्ड वार के बारे में बात किया कि कोल्ड वार और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या रीजन्स थे और कैसे कोल्ड वार की मीनिंग क्या है, कोल्ड वार को हम कैसे समझ सकते हैं, और या जो दोनों महाशक्तियां थी उन्होंने कोल्ड वार के दरमियान क्या क्या चीज़ें यूज की, क्या क्या चीज़ों को समझा जाना। तो कोल्ड वार का हमने उसमें कोल्ड वार के मीनिंग्स के बारे में चर्चा की, फिर उसके रीजन्स के बारे में चर्चा की, फिर कौन कौन से कारण हैं जो कोल्ड वार के लिए उत्तरदायी है। फिर हम अब आते हैं अपने, जब हम आगे देखते हैं तो इसके अलग अलग फेजेस के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग जो है वह चरण के। तो हम अब उसके फेजेस या चरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध एक लंबा चलने वाला युद्ध था जो जिसने जो है विश्व के पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूरे विश्व पे जो है इसने अपनी छाप छोड़ी, पूरे विश्व की के देशों पर इसने जो है वह प्रभाव डाला। तो यह जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उपजी हुई एक कह सकते हैं कि कूटनीतिक युद्ध था, एक जो है डिप्लोमेटिक वार था, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच था, या फिर कैपिटलिज्म और आइडियलिज्म के बीच, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म या सोशलिज्म के बीच था। तो यह एक आइडियोलॉजिकल वार था, यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां आपस में अपने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने अपने विचारों को प्रभावित करने के लिए, अपने अपने विचारों के प्रचार के लिए, अपने अपने विचारों को अन्य देशों के साथ स्वीकारने के लिए, कंसेंट लेने के लिए जो है अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी बना के आपस में लड़ रहे थे। तो जब हम इसके फेजेस के बारे में बात करते हैं, इसके जब चरण के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो पहला चरण है, तो पहला चरण इसका जो है वो 1946 से लेकर 1953 तक रहता है, क्योंकि पहले चरण में ही यह सिद्ध होने लगता है कि जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार अब जो है वह अब जो है दिखाई देने लगा है। कोल्ड वार जो है अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है, और कोल्ड वार के आधार पे है जो अन्य जो देश हैं, अन्य जो राज्य थे, वह सभी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो इस समय जो है यह जो एरा था, जो 46-47 का एरा था, तो 46-47 से लेकर 1953 तक के जो एरा को हम पहला फेज मानते हैं। और पहले फेज में हमने देखा है कि इस समय जो है शीत युद्ध का जो एक्चुअल में जो नेचर है वह सामने आया था, वह उभर के सामने आया था, क्योंकि इसमें अमेरिका और रूस का जो मतभेद था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वह जो है सामने खुलकर सामने आ गया। दोनों देश जो है वह एक दूसरे के सामने खुल के आ गए, दोनों जो है अपने आइडियोलॉजिकल बार में, या फिर यह कह लीजिए अपने डिप्लोमेटिक बार में, या अपने इकोनॉमिकल बार में, हर तरह से वह जो है खुल के दोनों खुल के सामने आ गए। एक्चुअली इसको अगर हम देखें, तो अगर हम इस आखिर में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट थे, ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि शीत युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो शीत युद्ध की शुरुआत तो सेकेंड वर्ल्ड वार से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सेकेंड जो शीत युद्ध जब अनाउंस की बात आती है कि शीत युद्ध शुरू कब से हुआ है, तो इस दरमियान दोनों जो है दोनों शीत युद्ध में दोनों जो महाशक्तियां हैं, वह महाशक्तियां अपने आमने सामने एक दूसरे की अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोध में जो है वह खड़ी दिखती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखती है, एक दूसरे के जो है खिलाफ प्रचार करती हैं, एक दूसरे के प्रसार को रोकने की हर संभव कोशिश करती हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस का प्रसार न हो, रूस चाहता है कि अमेरिका का प्रसार न हो। तो दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में शामिल न होते हुए भी युद्ध की तरह का माहौल बनाए हुए थी, क्योंकि अमेरिका जो है और रूस दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह एक माहौल क्रिएट कर रही थी, एक वातावरण तैयार कर रही थी। अमेरिका जहां रूस की विरोध की बात करता था, जहां साम्यवाद की विरोध की बात करता था, वहीं अमेरिका जो है रूस जो है वह पूंजीवाद और कैपिटलिज्म के विरोध की बात करता था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वह आग उगलते थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अन्य देशों को भड़काने की कोशिश करते थे। अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो नए राज्य उदित हुए हैं, जो नए राज्य स्वतंत्र हुए हैं, वह ज्यादा से ज्यादा हमारे पक्ष में शामिल हो जाए, और रूस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा नए देश हमारे राज्य हमारे पक्ष में शामिल हो जाए, हमारे उसमें शामिल हो जाए। तो इस तरह से जब हम देखते हैं
अमेरिका जहां सोवियत या कह सकते हैं कि यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है, इकोनॉमिकल एड देता है, प्रचार का माध्यम लेता है, कूटनीतिक चालें चलता है या स्ट्रेटजी बनाता है, वही रूस भी या यूएसएसआर भी सेम यही कंडीशन जो है वो अमेरिका के प्रभाव या ब्रिटेन के प्रभाव को रोकने के लिए जो है बनाता है। तो यह जो दोनों देश है या दोनों देश या दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रचार करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो पब्लिक को जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वह अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती हैं। तो यह जो प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया चल रही है, यह जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं शीत युद्ध को जन्म दे रही है, यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं शीत युद्ध को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद दोनों देशों में अविश्वास की भावना जागृत होती है, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अविश्वास की बात करते हैं। फिर उसके बाद परमाणु बम का की बात आती है, पोलैंड में हस्तक्षेप की बात आती है, याल्टा सम्मेलन की बात आती है, बर्लिन विवाद आता है, फिर वीटो का प्रयोग आता है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाने का काम किया और शीत युद्ध जो है वह लगातार डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है। अब जब हम इसको अपने हिसाब से जब इसको एनालाइज करते हैं, जब इसको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध की को जो है कई चरणों में बांटकर, कई पार्ट में डिवाइड करके हम इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से लेकर अगर शीत युद्ध के अंत तक की हम चीजों को अगर देखें तो हमें यह महसूस होगा, हमें यह पता चलेगा कि शीत युद्ध के अंत तक या जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर शीत युद्ध के अंत तक, तो हम इसको फेजेस में बांट के हम इसको जो है या कह सकते हैं कि हम इसको चरणों में बांट के आसानी से इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं, जब शीत युद्ध के विकास की बात करते हैं, शीत युद्ध के चरण की बात करते हैं, तो शीत युद्ध को बढ़ाने वाला कोई एक रीजन नहीं है, कई सारे ऐसे रीजन थे, कई सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध की वृद्धि में, शीत युद्ध को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण रोल दिया, या फिर यह कहिए कि उन्हीं कारणों से शीत युद्ध की लगातार वृद्धि हुई, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। क्योंकि अगर हम देखें तो 1946 के बाद का जो टाइम है, 1946 से लेके या 1947 से लेके 1953 तक के एरा को अगर हम एनालाइज करें तो वह यह टाइम है जिसमें दोनों देश, दोनों महाशक्तियां जो है वह खुल के आमने सामने आ गई थी, वह खुल के एक दूसरे के सामने जो है एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो चुकी थी। यह दोनों महाशक्तियां जो है अपने अपने स्ट्रेटजी को, अपने अपने हथियारों को, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे के खिलाफ यूज करना शुरू कर चुकी थी। तो यह जो दो महाशक्तियां थी, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस, यह दोनों जो है इस चरण में या इस फेज में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर जो बात करने लगी थी, खुल के प्रचार करने लगी थी, खुल के अपनी अपनी डिप्लोमेसी यूज करने लगी थी। मतलब जो ये शीत युद्ध का जो असली रूप है, जो असली चेहरा था, वह जो है अब सामने आ चुका था, दिखाई देने लगा था। अब इसके लिए जब हम बात करते हैं कि इसके लिए वो कौन कौन से प्रमुख जो है वह घटनाएं हैं, वह कौन कौन से इंसिडेंट हैं जिन्होंने शीत युद्ध में वृद्धि के लिए अपना योग दिया या फिर शीत युद्ध को बढ़ाने में अपना रोल दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। क्योंकि जब 1946 में चर्चिल का जो स्पीच है, जो भाषण है, जो फुलटन भाषण के नाम से फेमस है, तो जो 1946 का चर्चिल का जो फुलटन स्पीच है या भाषण है, उसमें फुलटन ने जो है वह साफ साफ शब्दों में यह कहा कि हमें हर संभव कोशिश करनी है, हमें हर संभव प्रयास करना है, हमें अपना 100% लगा देना है। किसके लिए? तो हमें कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकना है, हमें कैसे भी करके कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर देनी है, चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से हमें जो है कम्युनिज्म के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना है, हमें कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकना है, हमें कम्युनिज्म के विचार की प्रसार को रोकना है, हमें उसके हस्तक्षेप को रोकना है। क्योंकि इसके लिए हमें जरूरी क्या है? तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है आंग्ल अमेरिकी जो गठबंधन है, जो अलायंस है, जो अमेरिका और अंग्रेजी राज्यों के बीच या यूरोपियन राज्यों के बीच, जो अमेरिका और यूरोपियन राज्यों के बीच जो अलायंस है, उन अलायंस को और ज्यादा मजबूत करना है। अतः आप सब सोवियत संघ के विरोध में, सोवियत विचारधारा के विरोध में
साम्यवादी विचारधारा के विरोध में आप जो है वह इस जो एंग्लो अमेरिकी गठबंधन है, एंग्लो अमेरिकी जो एसोसिएशन है, इसमें शामिल होइए और इसमें शामिल होके और हर संभव कोशिश करिए कि कैसे भी करके हमें रूस के या फिर साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। और उसकी जो उन्होंने अपने फुलटन भाषण में यह भी बताया कि जो सोवियत संघ की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो यूएसएसआर की फॉरेन पॉलिसी है, वह अग्रेसिव है, वह जो है आक्रमण अटैकिंग है, वह जो है कहीं ना कहीं विस्तारवादी है, वह जो है इंपीरियलिज्म का सपोर्ट करती है। तो इसलिए जो है हमें किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह जो है हमें यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोकना होगा, उसको जो है रोकना होगा। हमें हर संभव कोशिश करनी होगी कि कैसे भी करके यूएसएसआर का जो बढ़ता प्रभाव है उसको हम रोकें। दूसरा जो घटना जो इस दरमियान या इस स्टेज में घटती हुई दिखाई दे रही है, वह जो है मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत का आना है। क्योंकि ट्रूमैन सिद्धांत जो है वह साम्यवादी प्रसार को रोक, ट्रूमैन सिद्धांत में साफ साफ शब्दों में जो साम्यवादी सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था जो साम्यवाद का, उसको रोकने की बात की गई है कि कैसे भी करके हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकना है, कैसे भी करके हमें साम्यवाद के विस्तार को रोकना है, कैसे भी करके हमें साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इसमें यह कहा गया है कि अगर, इसमें यह कहा गया था कि अगर अमेरिका जो है किसी भी भाग में हस्तक्षेप करता है, अमेरिका के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में अगर इंटरफियर करता है, किसी भी भाग में इंटरफियर करता है, तो वह जो है लीगल है, उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि अमेरिका इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है, अमेरिका इसलिए इंटरफेयर कर रहा है कि वह नहीं चाहता है कि तानाशाही ताकतें, यह जो साम्यवादी विचार है, यह डिक्टेटरशिप जो आइडियोलॉजी है, वह भी किसी भी कंट्री में इंटर करे। तो अगर जो है अगर अमेरिका इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह सही है, लीगल है, और वह जो है इस तानाशाही ताकतों को, वह इस डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी को, यह जो डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज हैं, इनके जो है इनके जो है प्रवेश को, इनके जो है उसके साथ संबंध को रोकना चाहता है। और इस ट्रूमैन सिद्धांत में यह भी यहाँ पे यूनान, टर्की में जो अमेरिका द्वारा जो इंटरफियर किया गया और सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने का जो प्रयास किया गया, ये सारी बातें ट्रूमैन सिद्धांत में स्वीकारी गई हैं। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करके रूस के जो है यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने का, कम करने का काम किया। क्योंकि वह जो है वह चाहता था कि अगर इकोनॉमिकल एड चाहिए तो इकोनॉमिकल एड भी हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको जिस तरह की सहायता चाहिए, अगर आपको टेक्निक चाहिए, इकोनॉमिकल एड चाहिए, या फिर आप अगर अपने हमारे जो है सहयोग से अपनी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सरकार को बनाना चाहते हैं, तो भी हम हर तरह की सहायता करने को तैयार हैं। बस शर्त यह है कि आप जो है किसी भी तरह यूएसएसआर के संबंधों को स्वीकार न करें, यूएसएसआर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोके, यूएसएसआर से किसी तरह का कोई संबंध ना स्थापित करे, क्योंकि वह जो है डिक्टेटरशिप को प्रमोट करता है, वह जो है अटैकिंग फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करता है, वह जो है इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करता है, वह जो है विस्तारवाद को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वह जो है कि उसके बढ़ते प्रभाव को हम रोके, उसके बढ़ते प्रभाव को कैसे भी करके रोका जाए, उसको वह जो है विश्व शांति के लिए खतरा है। तो यह जो ट्रूमैन का जो 1947 में ट्रूमैन का सिद्धांत आया था, ट्रूमैन ने जो अपने विचार दिए थे, उसमें साफ साफ शब्दों में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवादी जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी उसके प्रसार को रोकने के लिए बात की गई थी, उसके प्रसार को रोकने के लिए जो है वह कहा गया था। तो इस तरह से जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका जो प्रथम चरण है वह स्पष्ट रूप से खुलेआम जो है वह दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हुई नजर आती हैं। फिर तीसरा जो कारण, या तीसरा कह सकते हैं कि तीसरी जो घटना है जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, पहले चरण में शीत युद्ध को बढ़ावा देने की जो तीसरी घटना हमको दिखाई देती है, वह जो है मार्शल योजना है, जो अमेरिका द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अमेरिका द्वारा फॉर्म किया गया जो मार्शल प्लान है, वह है जो 23 अप्रैल 1947 को जो है वह बनाया और लागू किया गया। इसमें जो है साफ साफ शब्दों में जो है यह कहा गया था
बात रही इस योजना में कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनको 12 अरब डॉलर की जो है इकोनॉमिकल हेल्प या एड दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, अपना विकास कर सके, अपने जो है अपने डेवलपमेंट में उसे खर्च कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनको जो है किसी भी जो साम्यवादी कार्यक्रम है उससे दूर रहना होगा, उससे किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। वह जो है इस 12 अरब डॉलर को खर्च कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, अपने विकास के लिए यूज कर सकते हैं, वह हर तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह इस पैसे को यूज तो करें, लेकिन वह कभी भी या किसी भी कीमत पे यूएसएसआर का समर्थन नहीं करेंगे, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करेंगे, यूएसएसआर के विचारों का समर्थन नहीं। तो वह जो है कहा जाता है कि उसने यूरोपियन देशों को जो 12 जो है अरब डॉलर की जो बात की थी, मिलियन डॉलर की जो उसने बात किया था, तो उसमें यह स्पष्ट रूप से उसने कहा था कि यह जो है हम पैसा अपने डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप जो है यूएसएसआर के या फिर सोवियत प्रभाव से अपने आप को दूर रखेंगे, उसी तरह उससे आप किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे, कोई रिलेशन नहीं मानेंगे। अगर आप चाहते हैं इस योजना का लाभ उठाना, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को साम्यवादियों से दूर रहिए, और जो साम्यवादी है, साम्यवादी जो विचार है या साम्यवादी जो देश है, वह पश्चिमी देशों से घृणा करते हैं, तो इसलिए आप उनसे अपनी दूरी बना के रखें। और इसके लिए आप चाहिए तो हमसे आप 12 अरब मिलियन डॉलर का जो है इकोनॉमिकल एड ले लीजिए, अपना डेवलपमेंट करिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। लेकिन हमारी बस एक शर्त है कि आप जो है कि आप किसी भी तरह से यूएसएसआर का समर्थन नहीं करेंगे, उसके कार्यक्रमों को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे, उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, उससे किसी तरह की कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। तो यह जो कहा जा सकता है कि यह जो मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान भी कहीं ना कहीं इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध को बढ़ाने वाला, युद्ध को उकसाने वाला, युद्ध को आगे बढ़ाने वाला एक कारक या कारण साबित हुआ। फिर उसके बाद सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, उसने बर्लिन को घेर लिया, नाकेबंदी कर दी उसकी। और यह जो बर्लिन की जो नाकेबंदी थी, ये बर्लिन की नाकेबंदी ने तो शीत युद्ध को पूरी तरह से भड़का दिया, क्योंकि अमेरिका जो है उसने बर्लिन की नाकेबंदी का सख्त विरोध करना शुरू कर दिया, और वहां पे रूस के इरादों को या फिर रूस का जो प्लान था वह भी फेल करने में वह जुट गया। और इन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि रूस जो है वह बर्लिन की नाकेबंदी करके बर्लिन पे कब्जा करना चाह रहा था, और अमेरिका जो है उसके इस प्लान को फेल करने के लिए अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाया जा रहा था। तो इस तरह से इन दोनों के बीच आपस में ही एक जो है वह स्ट्रगल शुरू हो गया, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, एक कंपटीशन शुरू हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और यह जो कॉन्फ्लिक्ट था वह शीत युद्ध के डेवलपमेंट में और ज्यादा कह सकते हैं कि अपना योगदान दिया या और ज्यादा रोल दिया, क्योंकि यह जो प्रतिस्पर्धा थी इसने तो शीत युद्ध को और ज्यादा भड़काने का काम किया और ज्यादा उकसाने का काम किया, क्योंकि बर्लिन की नाकेबंदी से अमेरिका पूरी तरह से जो है वह भड़क गया या फिर पूरी तरह से यूएसएसआर के विरोध में आके खड़ा हो। फिर जर्मनी का जो विभाजन था, जर्मनी का जो बंटवारा था, जो जर्मनी को डिवाइड किया गया था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के में, जो यह जो दो पार्ट में इसका बंटवारा किया गया था, इन दोनों महाशक्तियों के विरोध को जन्म दिया, क्योंकि यह दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जर्मनी का जो दो पार्टों में जर्मनी का प्रभाव बंटवारा हुआ था, उन दोनों भागों पे दोनों महाशक्तियां अपना अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, ठीक, क्योंकि अमेरिका जो है वो मार्शल प्लान की तरह उनको ऑफर कर रहा था, और जो यूएसएसआर है ये कोमिकॉन की नीति या कोमिकॉन प्लान की तरह जो है वो उनको ऑफर कर रहा था। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव था, दोनों का जो उद्देश्य था,
वह लगभग सेम था। दोनों ही जर्मनी को अपने अपने पक्ष में करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे, एक दूसरे के विरोध में खड़े थे। अमेरिका अपने अपने तरफ की जर्मनी को लाना चाहता था, और जो रूस है, यूएसएसआर है, वह अपनी तरफ जर्मनी को लाना चाहता था। इसलिए यह जो दोनों देश है, दोनों देश अपने अपने तरीके से जो है जर्मनी को अपने अपने पक्ष में करने के लिए तत्पर थे, अपने अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें जो है वह प्रलोभन दे रहे थे, उन्हें लालच दे रहे थे, उन्हें ऑफर प्रोवाइड कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ आओगे तो $12 मिलियन का जो है इकोनॉमिकल एड देंगे, बट मेरी हमारी एक ही शर्त है कि आप जो है यूएसएसआर से या कम्युनिज्म से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। सेम इसी तरह कॉमिकॉन पॉलिसी के तहत जो है वह रूस कहता है कि अगर आप चाहे तो हमारे में ऐड हो जाओ, हम पश्चिमी देश जो है वह डिक्टेटर है, पश्चिमी देश जो है वह कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन का काम करते हैं, पश्चिमी देश जो है वह पश्चिमी देशों पे आरोप लगा के उनको अपने पक्ष में करने का काम कर रहा था। 1949 में अमेरिका ने अपने जो उसकी जो मित्र मंडली थी, या फिर उसकी जो कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र थे, या फिर उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे, उन सबको मिलाकर उन सबके सहयोग से नाटो नामक एक सैनिक संघ का निर्माण किया। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ नाटो नामक एक सैनिक संघ का या एक मिलिट्री एसोसिएशन का निर्माण किया, और जिसका जो उद्देश्य था, जिसका जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया, तो यह किया गया कि अटलांटिक एरिया में पीस को मेंटेन रखना यह नाटो की जिम्मेदारी होगी, नाटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब यह है कि अटलांटिक एरिया, जो अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द का जो एरिया है, अटलांटिक महासागर का जो एरिया है, अटलांटिक एरिया जो है, उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह का कोई विवाद होता है, किसी तरह का कोई समस्या आती है, या फिर यूएसएसआर किसी भी अटलांटिक एरिया में, या जो साउथ अटलांटिक का एरिया है, जो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक का जो एरिया है, नॉर्थ अटलांटिक में जो यूएसएसआर है, अगर वह किसी तरह का कोई भी इंटरफियर करता है, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करता है, तो नाटो की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह इससे निपटे। और इस संधि में यह माना जा सकता है कि यह जो मिलिट्री एसोसिएशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जब फॉर्म किया गया, तो यह सीधे सीधे एक जो है चेतावनी दे दी गई यूएसएसआर को, सीधे सीधे एक मैसेज कन्वे कर दिया गया यूएसएसआर को कि अगर उसने किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण करने की, अटैक करने की अगर बात सोची, किसी भी कंट्री में अगर इंटरफेयर करने की बात सोची, किसी भी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की बात सोची, किसी भी कंट्री के साथ अगर किसी तरह का वार कंडक्ट करने की बात सोची, तो यह मान के चले कि उसका जो परिणाम होगा वह भयावह होगा। क्योंकि सारे जो उत्तरी अटलांटिक के देश हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक के जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर नाटो नामक एक मिलिट्री एसोसिएशन को क्या कर दिया, उसने मिलिट्री एसोसिएशन को फॉर्म कर दिया, जिसमें यह माना गया कि किसी भी देश पे आक्रमण होगा तो यह माना जाएगा कि नाटो के सभी सदस्यों पे आक्रमण हुआ है। किसी भी देश में अगर इंटरफेयर होगा तो यह माना जाएगा कि नाटो के सभी सदस्यों के बीच इंटरफेयर किया गया है। किसी भी देश में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यह माना जाएगा कि यह जो है इंटरफेयर जो है वह यूएसएसआर द्वारा है, और यूएसएसआर को इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यह जो घटनाएं थी, इन घटनाओं ने शीत युद्ध को विकसित करने में, शीत युद्ध को बढ़ाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल दिया। अगर इसी तरह आगे हम बात करें तो 1949 में ही चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने लगती है। 1949 में चीन में साम्यवादी दल स्थापित हो जाता है, और अमेरिका द्वारा इसका विरोध शुरू किया जाता है, और यह विरोध खुलकर सामने आ जाता है। अब अमेरिका और रूस आमने सामने आते हैं, और यह जो है यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका जो है और साम्यवादी चीन की सदस्यता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रूस तो पहले से ही कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में या कम्युनिस्ट लीडर के रूप में यूएसएसआर जो है या रूस जो है पहले से ही सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, यूएनओ का मेंबर है, यूएनओ में एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। लेकिन अगर जो है, अगर कम्युनिस्ट चीन जो है, अगर साम्यवादी चीन भी अगर
अगर यूएनओ का मेंबर बन जाता है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का जो है वह प्रभाव यूएनओ में बढ़ जाएगा और यह अमेरिका के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता, अमेरिका के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता, अमेरिका के लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए अमेरिका जो है वह चीन में यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने की कोशिश करता है, फिर चीन में साम्यवादी दल की स्थापना को भी रोकने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वह संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को भी चुनौती देता है और वह चाहता है कि कैसे भी करके एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जिससे चीन और अमेरिका के वर्चस्व को कम किया जा सके, और वह हर संभव कोशिश करता है कि साम्यवादी चीन को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर न बनाया जाए। तो यह जो डिप्लोमेसी है, यह जो कहा जा सकता है कि यह जो प्रभाव है, यह अपने प्रभाव को बचाए रखने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका जो है हर संभव कोशिश करता है। फिर 1950 में कोरिया संकट ने भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध के वृद्धि में एक कारक की भूमिका निभाई, क्योंकि जो 1950 में कोरिया संकट आया, तो कोरिया संकट में अमेरिका और जो यूएसएसआर है, यह दोनों जो है एक दूसरे के सामने आके फिर खड़े हो जाते हैं। और यह घटना जो कोरिया संकट है या कोरियन क्राइसिस है, यह जो है कहीं ना कहीं शीत युद्ध के वृद्धि का एक कारण साबित होता है। और उत्तरी कोरिया को यह कहा जा सकता है कि इन दोनों देशों में दोनों महाशक्तियां जो है वो आपस में अपनी शक्ति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर और साउथ कोरिया में जो है वह अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से या अन्य राष्ट्रों से उसका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, और यह दोनों परस्पर विरोधी व्यवहार जो है का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें शीत युद्ध की वृद्धि का एक कारक साबित होता है। क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर समर्थन देता है, यूएसएसआर उसका सहयोग करता है, और साउथ कोरिया को जो है वह अमेरिका समर्थन देता है, अमेरिका उसका सहयोग करता है। तो यह जो दोनों देश हैं, दोनों देश इन दोनों देशों को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह खड़ा करने में, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह भड़काने में, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह पब्लिक ओपिनियन लेने में सहयोग करते हैं, और यह चाहते हैं, जिसके कारण जो है इन दोनों के बीच जो है वह कहीं ना कहीं शीत युद्ध की वृद्धि का एक कारण साबित होता है और सामने आता है। अब हम जब बात करते हैं कि अगर हम जब पहले चरण की हम बात करें, तो पहले चरण में 1951 में फिर कोरिया युद्ध के समय ही अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से एक पीस ट्रीटी या कह सकते हो शांति संधि या एक पीस कॉन्ट्रैक्ट कर दी। ठीक, और सोवियत संघ ने इसका विरोध जताया, क्योंकि सोवियत संघ और जापान जो है वह उनकी सीमा आपस में मिलती है, और वह दोनों जो है एक दूसरे के पड़ोसी, हालांकि पीला सागर बीच में शायद आता है उनमें, लेकिन वह पड़ोसी देश है, क्योंकि यूएसएसआर और जापान। तो जब अमेरिका ने जापान के साथ एक मैत्री संधि कर ली, या फिर यह कह लीजिए एक ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब एक जगह इकट्ठा हुए, तो यूएसएसआर ने इसका कड़ा विरोध किया, और अमेरिका ने उसी साल 1951 में ही जापान के साथ एक मिलिट्री ट्रीटी जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वह साइन कर लिया, जिसमें यह किया गया था कि अगर अमेरिका पे आक्रमण, जापान पे आक्रमण, जापान पे आक्रमण, अमेरिका पे आक्रमण समझा जाएगा। तो यह जो है यह ट्रीटी या समझौता भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध के बढ़ाने में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल देता है। तो अगर हम देखते हैं तो उसका जो पहला चरण है, पहले चरण की अगर हम पहले चरण को हम जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले चरण में ही बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से शीत युद्ध जो है वह लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, वह कंटिन्यूअस जो है अपने आप कोल्ड वार जो है ग्रोथ कर रहा है, और कोल्ड वार और ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा भयावह और ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्टफुल होता जा रहा है, क्योंकि दोनों जो कह सकते हैं कि यह जो दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों सुपर पावर्स वह अपने अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने अपने शक्ति को बढ़ाने में, अपने अपने शक्ति के और प्रभाव को जो है
वह विश्व में फैलाने में लगातार लगे रहते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारी शक्ति का प्रभाव बढ़े, तो हमारी शक्ति का प्रभाव बढ़े। तो यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, यह जो विवाद है, यह जो है यह पहले चरण में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और पहले चरण में यह खुल के सामने भी आ जाता है। तो इस तरह से यह इसका जो पहला चरण है वह हम देखें तो 1953 में आके खत्म हो जाता है। फिर जब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दूसरे चरण की, तो दूसरा जो शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है वो 1953 से लेकर 1963 तक चलता है। तो 1953 से 1963 तक के चरण को जो है हम दूसरे काल के रूप में देख सकते हैं या समझते हैं। जब अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में जो है वह दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में कुछ बदलाव दिखाई देता है, कुछ बदलाव दिखता है और यह संभावना दिखाई देने लगती है कि हो सकता है कि शीत युद्ध जो है वह थोड़ा सा अपने जो है तेजी में थोड़ी कमी आए, या शीत युद्ध में जो कोल्ड वार के जो किसी जो सिचुएशन थी उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए, क्योंकि दोनों जो है इन कहा जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों के लीडर्स चेंज होते हैं, दोनों महाशक्तियों का जो नेतृत्व था वह परिवर्तित होता है, बदलता है। सोवियत संघ में स्टालिन के मृत्यु के बाद जो है ख्रुश्चेव जो है वह शासन सत्ता संभालते हैं, वह जो है रूलर बन के आते हैं। और इसी तरह अमेरिका में जो है राष्ट्रपति जो है आइजनहावर जो है वह अपनी सत्ता की बागडोर संभालते हैं। अब दोनों जो है दोनों जब नए लीडर्स आते हैं तो पब्लिक को या आम जनमानस को या अन्य देशों को या भरोसा दिखने लगता है, या विश्वास दिखने लगता है कि मे बी पॉसिबल कि कोल्ड वार की जो सिचुएशन है वो थोड़ा रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो, या फिर कोल्ड वार की सिचुएशन तो जो है वह खत्म हो। लेकिन हालांकि यूएसएसआर ने इस तरफ से या कह सकते हैं यूएसएसआर ने जो है मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, या दोनों तरफ से जो है मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है, उसका कोई पॉजिटिव जो है वह रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि दोनों प्रयास अपने अपने स्तर से दोनों प्रयास करते हैं। यूएसएसआर भी प्रयास करता है, अमेरिका भी प्रयास करता है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। और दोनों के बीच जो है यह जो कॉन्फ्लिक्ट और जो कह सकते हैं कि कंपटीशन था, यह जो स्ट्रगल था, यह दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक स्ट्रगल जो है वह कंटिन्यू रहता है। दोनों जो है वह शीत युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और दोनों शीत युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए इस चरण में भी, इस स्टेज में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने कोल्ड वार के सेकेंड स्टेज को भी या फिर कोल्ड वार को बढ़ाने में अपना रोल दिया है। सबसे पहले हम बात करें तो 1953 में जो है सोवियत संघ ने लगातार बैक टू बैक 5 जो है एटॉमिक जो है कह सकते हैं कि परीक्षण कर दिए, या फिर आणविक परीक्षण किया, या फिर जो है उन्होंने जो है इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट जो किए। और इस कारण से अमेरिकी कह सकते हैं कि अमेरिका के मन में सोवियत संघ को लेकर जो है वह डाउट पैदा हो गई कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि यूएसएसआर ने अपना जो एटॉमिक जो प्रोग्राम है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे अगेंस्ट जो है बनाया हो या उसको डेवलप किया हो, क्योंकि अमेरिका जो है वह यूएसएसआर से इस बात से शंकित रहने लगा। उसके मन में यह शंका पैदा हो गई कि यूएसएसआर भी जो है अब एक एटॉमिक एनर्जी का की कंट्री बन गई, एक एटॉमिक जो है पावरफुल देश बन गया। तो इसलिए अमेरिका में जो है अमेरिका यूएसएसआर में जो है वो शंका या फिर अविश्वास जो है वो बढ़ती चलेगी। फिर हम देखें कि 1953 में ही चर्चिल ने अमेरिका में से कहा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। उसका चर्चिल की इच्छा थी कि साउथ ईस्ट एशिया में नाटो जैसा एक जो है वह एक मिलिट्री एसोसिएशन फॉर्म किया जाए, नाटो जैसा एक जो है वह मिलिट्री जो एसोसिएशन है या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्म किया जाए, जिससे वहाँ के जो देश है, वहाँ की जो कंट्री है वह जो है वहाँ वह अपने आप को प्रिजर्व कर पाए, वह अपने आप को सिक्योर कर पाए, और उधर कंट्रियों में यूएसएसआर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। क्योंकि जो है यह देखा जा रहा था कि यूएसएसआर जो है साउथ ईस्ट एशिया में लगातार अपने प्रभाव को चीन के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। सोवियत चीन भी लगातार जो कम्युनिज्म के प्रभाव को
बढ़ाने के लिए तत्पर था और उसी तरह यूएसएसआर भी इसको बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हो रहा था। तो इसलिए इसलिए अमेरिका भी जो है अब ब्रिटेन की इस सुझाव को मानकर, ब्रिटेन की साउथ ईस्ट एशिया में नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने के सुझाव को मानकर अमेरिका ने जो है वह वहां पे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए, उसके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, उसके जो है बाकी सारे डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को रोकने के लिए वहां पे उन्होंने 8 सितंबर 1954 में सीएटो नामक एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को या एक जो है एसोसिएशन का निर्माण कर दिया, जिसका सिर्फ और एक उद्देश्य था, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो है यूएसएसआर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, यूएसएसआर के जो है इंटरफेरेंस को रोकना। इसी के जो है रिएक्शन में कह लीजिए इसी समय जो है यूएसएसआर ने भी जो है वार्सा पैक्ट का निर्माण कर लिया, वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली और वार्सा संगठन का जो निर्माण था उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म जो पावर्स थे या कम्युनिस्ट पावर जो थे या ताकतें जो थी या शक्तियां जो थी या देश जो थे उनके आक्रमण को रोकना था, उनके प्रभाव को रोकना था, उनके जो है विचारों के प्रसार को रोकना था। और यह दोनों जो गुट थे, यह दोनों गुट आमने सामने हमको दिखाई देते थे, एक तरफ सीटो, एक तरफ वार्सा पैक्ट, या फिर एक तरफ नाटो, एक तरफ वार्सा पैक्ट। तो यह जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वह जो है आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के जो है सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और दिखाई देते हैं। साथ ही साथ एक नई समस्या जो इन दोनों देशों के बीच अविश्वास को जन्म दी या फिर इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के ग्रोथ में एक रीजन बना, वह इंडो चीन जो है वह कॉन्फ्लिक्ट था। जब इंडो चीन में हुआ क्या कि वह जो हिंद चीन या इंडो चीन है वह जो है फ्रांस का एक कॉलोनीज थी, फ्रांस की कॉलोनीज के रूप में थी और वहां पे हिंद जो है फ्रांसीसी सेना में और वहां के जो होथीमिन जो सरकार या जो वहां के लोग थे उनके बीच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, उनके बीच जो है विवाद शुरू हो जाता है। तो अमेरिकी सरकार ने जो है वह वहां पे अमेरिकी सरकार ने जो है तो अमेरिका ने वहां पे फ्रांसीसी सेना को अपना समर्थन दे दिया और रूस ने, यूएसएसआर ने वहां की जो इंडोचीन की जो लोकल पब्लिक थी या फिर जो वहां के लोग थे उनका समर्थन देके और वह जो है अपना प्रभाव उस पर बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और अमेरिका चाहता था कि इंडोचीन में उसका प्रभाव आए और यूएसएसआर चाहता था कि उसका प्रभाव आए। तो इन दोनों के इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए जिनेवा समझौता जो है वो हुआ और जिनेवा समझौता से भी इसका कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष जो है रिजल्ट सामने नहीं आता है, क्योंकि यह दोनों के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बने रहते हैं। और इसी के साथ ही साथ यह दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में वियतनाम युद्ध में जो है वह दोनों देश एक दूसरे के जो है आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर देखा जाए, अगर डीपली एनालाइज किया जाए तो आइडियोलॉजिकल वार के बाद अगर जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जो दोनों देशों के बीच कोल्ड वार को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो दोनों कंट्रीज के बीच कोल्ड वार को प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी था या रिस्पॉन्सिबल था, वह वियतनाम वार था। वियतनाम वार ने यूएसएसआर को और अमेरिका को दोनों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के समक्ष लाके खड़ा कर दिया और दोनों जो है एक दूसरे के घोर विरोध में आपस में खड़े हो गए। उसके बाद 1956 में हम देखते हैं कि हंगरी में यूएसएसआर जो है वह डायरेक्ट इंटरफेयर करता है और यूएसएसआर के हंगरी में डायरेक्ट इंटरफेयर ने शीत युद्ध को सबसे ज्यादा भड़काया। जैसे पोलैंड में इंटरफेयर करने को हम एक रीजन मानते हैं कि पोलैंड में इंटरफेयर करने को शीत युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ बर्लिन की नाकेबंदी को भी हम देखते हैं कि बर्लिन की नाकेबंदी भी जो है वो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी रीजन था। उसी तरह सेम अगर जो हंगरी में इंटरफेयर, यूएसएसआर का जो इंटरफेरेंस था, जो हंगरी में डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया यूएसएसआर ने, या इसको जो है कहा जा सकता है कि शीत युद्ध को भड़काने का काम किया और अमेरिका जो है वह सीधे यूएसएसआर के इस काम के विरोध में आके खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1956 में स्वेज संकट भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि स्वेज संकट जो है, स्वेज नहर का जो संकट था, स्वेज क्राइसिस था, जो स्वेज नहर क्राइसिस है, यह भी जो है महाशक्तियों में, इन दोनों महाशक्तियों में तनाव का, इन दोनों महाशक्तियों में यह कहा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट का जो इन दोनों में कंपटीशन डेवलप होता है उसका एक रीजन हो जाता है, एक कारण होता है।
दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, दोनों शक्तियां जो है एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि स्वेज नहर के बाद सोवियत संघ ने जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में मिस्र का साथ लेता है, वह जो है इजिप्ट के साथ यूएसएसआर जो है इजिप्ट के साथ आ जाता है और अमेरिका को धमकी देने लगता है कि वह जो है इजराइल की सहायता अगर कर रहा है, अगर इजराइल की ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस अगर सहायता कर रहा है तो इस स्थिति में उसको कड़े परिणामों से गुजरना होगा या कड़े परिणाम उसके भुगतने होंगे। तो इन दोनों देश के संकट ने दोनों देशों को खुल के एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। एक तरफ इजिप्ट और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है और इजराइल एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो यह जो कॉन्फ्लिक्ट था, यह कॉन्फ्लिक्ट भी शीत युद्ध की वृद्धि के लिए, शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए, शीत युद्ध के ग्रोथ के लिए एक रिस्पॉन्सिबल रीजन हो जाता है। फिर जून 1957 में जो है एक नए तरह का एक प्रिंसिपल, एक नए तरह का सिद्धांत आता है। आइजनहावर का जो प्रिंसिपल है जो 1957 में आता है, वह जो है उसमें वह अपनी शीत युद्ध की वृद्धि में या शीत युद्ध के डेवलपमेंट में अब एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रोल देता है, क्योंकि इसमें आइजनहावर जो है वह अमेरिकी कांग्रेस में बताते हैं, अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए बताते हैं कि राष्ट्रपति जो साम्यवाद है, साम्यवाद का सामना करने के लिए, साम्यवाद के खतरे से निपटने के लिए हमें जो है अपने सेनाओं का प्रयोग करना चाहिए, अपनी मिलिट्री का प्रयोग करना चाहिए। तो यह जो आइजनहावर का जो स्टेटमेंट था, आइजनहावर का जो कह सकते हैं कि यह जो एक टिप्पणी थी या कमेंट था, इसने शीत युद्ध की वृद्धि में, शीत युद्ध को उकसाने में, शीत युद्ध को कोल्ड वार को भड़काने में एक इंपॉर्टेंट रोल दिया, क्योंकि इन्होंने इससे डायरेक्टली यह बात बोली कि हम जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवाद के कम्युनिज्म के खतरे को रोकने के लिए हम मिलिट्री को भी यूज कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री, अपनी सेना को भी यूज कर सकते हैं। और हम पश्चिमी एशिया में जो है, पश्चिमी एशिया में हमें अधिकार है कि पश्चिमी एशिया में यूएसएसआर की अगर कोई इंटरफेयर पश्चिमी एशिया में यूएसएसआर करता है तो हम जो उसके अगेंस्ट अपनी मिलिट्री को लगा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। यह जो रीजन थे, यह जो कारण थे, इसने शीत युद्ध के वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान। हालांकि इसमें एक घटना इंपॉर्टेंट है, या एक घटना, एक ऐसी घटना है जिसमें जो है वह इस शीत युद्ध को और ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्टफुल बना दिया। शीत युद्ध के जैसे जो कोल्ड वार में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट आइजनहावर थे, वह जो है वह यूएसएसआर की यात्रा पे जाने का निर्णय लेते हैं। वह कहते हैं कि हम जो है यूएसएसआर से बात करेंगे, हम यूएसएसआर के पास जाएंगे, बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यह जो कोल्ड वार की सिचुएशन है, यह जो शीत युद्ध की स्थिति है, इसको कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे भी करके कम किया जाए, और यह जो कॉन्फ्लिक्ट और यह जो कंपटीशन हमारा है, इसको कम करने की कोशिश किया जाए। 1960 में अमेरिका का एक जासूसी विमान, उनके यात्रा से एक दिन पहले की बात है कि जिस दिन उनकी यात्रा शुरू होती, उससे एक दिन पहले की बात है कि एक अमेरिकी जासूसी विमान U-2 जो है वह सोवियत सीमा में जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है। और वह उसका जो पायलट है, उस विमान का जो पायलट है, वह जो है वह इस बात को स्वीकार भी कर लेता है कि उसे जो है वह सोवियत संघ में सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया, और सोवियत संघ ने इसे गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती सुधारने के लिए कहता है। और इसके बाद जो है शीत युद्ध जो है वो खुल के दोनों के खुल के आमने सामने आ जाता है। दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ जो है वह जासूसी और एक दूसरे के खिलाफ जो है वह आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो हम देखते हैं कि अगर हम बात करें तो फिर हम अगर इस चीज को देखें, 1960s में एक जो है पेरिस शांति सम्मेलन होता है, या कह लीजिए पेरिस सम्मेलन होता है। तो पेरिस सम्मेलन में जो है राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने U-2 की घटना को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को या अमेरिका को जो है वो वार्न करते हैं कि अगर दोबारा जो है अगर ऐसी घटना घटती है तो यूएसएसआर जो है इसका खुलकर जवाब देगा। और हालांकि उस सम्मेलन के उस जो पेरिस सम्मेलन था, पेरिस सम्मेलन की जो कह सकते हैं कि दूसरा जो सेशन था, दूसरा सत्र था, उसका भी यूएसएसआर के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने नाराजगी जाहिर करते हुए, विरोध करते हुए उसका बहिष्कार कर दिया।
और यह जो पेरिस सम्मेलन था, पेरिस सम्मेलन में यह दोनों राष्ट्रपति या दोनों जो लीडर्स थे, जो दोनों दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे, जो यूएसएसआर और अमेरिका के, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए और दोनों ने एक दूसरे से मिलने से मना कर दिया। फिर जून 1961 में क्रुश्चेव जो है वह पूर्वी जर्मनी के साथ या कहते हो इस जर्मनी के साथ जो है एक अलग से संधि पे हस्ताक्षर करने की धमकी दे देते हैं। वह कहते हैं कि जर्मनी जो है हमारे साथ जो है वह ट्रीटी करे, वह जो है हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे और अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इसको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो कई जो हम अगर उसके द्वितीय चरण को आपको एनालाइज करते हैं, द्वितीय चरण को देखते हैं, अगर हम उसको डीपली एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो सेकंड जो स्टेज है, इस स्टेज में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं जिन्होंने शीत युद्ध के ग्रोथ में अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया, शीत युद्ध के ग्रोथ में लगातार अपना रोल दिया और शीत युद्ध जो है लगातार ग्रोथ करता चला गया। लेकिन साथ ही साथ दोनों महाशक्तियों के ऊपर पब्लिक प्रेशर के आधार पे या अन्य देशों के प्रेशर के आधार पे यह भी आरोप था कि कहीं ना कहीं यह जो है अपने इस जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड को अपने प्रभाव में लिया हुआ है, इसको कम करने का प्रयास करें, शीत युद्ध को कम करने का प्रयास करें। लेकिन इसी बीच 1962 में जो है सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना एक मिलिट्री जो है वह कह सकते हैं कि एक सेंटर खोल देता है, मिलिट्री सेंटर की स्थापना कर देता है और अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने इसका विरोध करते हुए जो है सीधे तौर पे जो है अमेरिका को कमजोर करने वाली कार्यवाही बता दी कि उन्होंने कहा कि यह जो क्यूबा में अगर यूएसएसआर का मिलिट्री अगर कैंप लगता है या मिलिट्री जो है सेंटर खुलता है अगर क्यूबा में, तो इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं यूएसएसआर को कमजोर करने की साजिश है, यूएसएसआर को कमजोर करने का माध्यम चुना जा रहा है, यूएसएसआर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब हम जब बात करते हैं कह सकते हैं कि तीसरे चरण की या तीसरे स्टेज की, जो 1963 से लेके 1963 से लेके 1979 तक चलता है। यह जो कह सकते हैं कि यह जो एरा है, यह जो एरा है, यह एरा शीत युद्ध के कम होने का एरा है। शीत युद्ध जो है अब धीरे धीरे कम होता दिखाई देने लगता है, क्योंकि 1962 में क्यूबा संकट के बाद जो है वह कहीं ना कहीं जो शीत युद्ध का जो वातावरण था, जो क्लाइमेट था, जो माहौल था शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का जो माहौल था, उसमें कमी आती है और दोनों गुट जो है वह इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस तनाव को जो है वह सौहार्दपूर्ण या कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि क्यूबा क्राइसिस के बाद, क्यूबा संकट के बाद जो वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ा प्रेशर आता है वह जो है मिसाइल या फिर एटॉमिक प्रेशर आता है, क्योंकि दोनों शक्तियों के पास जो है एटॉमिक एनर्जी हो जाती है, एटॉमिक पावर हो जाते हैं। दोनों कंट्रीज इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वह चाहे तो एटॉमिक जो है वेपन्स को यूज कर सकते हैं, और अगर एटॉमिक वेपन्स को यूज करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वह किसको होगा, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर को होगा, विश्व को होगा। पूरे कोई यह जरूरी नहीं कि सिर्फ यूएसएसआर और अमेरिका ही उससे प्रभावित हो, पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। तो क्यूबा संकट के बाद इन दोनों देशों के बीच जो है वह कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन दिखाई देने लगता है, एक तरह का जो है वह कह सकते हैं कि हल्का फुल्का सौहार्द कोऑपरेशन दिखाई देने लगता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वह कहीं ना कहीं देतांते हैं या तनाव शैथिल्य है, जिसको हम अपने तनाव शैथिल्य को हम डीपली जो है अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन तनाव शैथिल्य या देतांते जो है वह महाशक्तियों के आपस में तनाव को कम करने का कहा जा सकता है कि एक जो है साधन है, और एक इसके नाम से ही है कि देतांते का जो मीनिंग होता है वह रिलैक्सेशन होता है और रिलैक्सेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि इसमें जो है तनाव भी रहता है और तनाव के साथ साथ शैथिल्य भी रहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ रिलैक्सेशन भी हो जाता है। अब यह कौन कौन से ऐसी चीज, आखिर यह शीत युद्ध जो इतनी भयानक स्थिति में था, शीत युद्ध जो इतनी पराकाष्ठा पे था, शीत युद्ध जो एक दूसरे के खिलाफ जो है सारे रणनीतिक, सारे आर्थिक, सारे सांस्कृतिक, सारे जो है पॉलिटिकल वेपन्स यूज हो जाते थे। ऐसी सिचुएशन जिसमें कभी कभी लगता था कि मिसाइल वार तक हो जाएगा,
आखिर वह कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन कारण जो है यह सारी स्थिति मैनेजेबल हो गई। यह जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध जो है अब धीरे धीरे जो है रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ने लगा। आखिर वह कौन कौन से कारण है। तो हम इन चीजों को जब एनालाइज करते हैं, हम इन चीजों को जब देखते हैं तो देखते हैं कि जो द्वितीय चरण के लास्ट की स्थिति है, जो द्वितीय चरण के अंत की स्थिति है, वह कहीं ना कहीं यह रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस रिलैक्सेशन के एज के शुरू होने के लिए, या फिर ये जो थर्ड स्टेज है इसके शुरू होने के लिए। क्योंकि दोनों क्रुशियल ने जो है वो अपने तरफ से अब अपने और अमेरिका के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों ने आपस में जो है क्यूबा संकट के बाद अब रिलैक्सेशन के एज की तरफ अपने आप को अग्रसरित करते हैं, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने यह चाहते हैं कि कैसे भी करके इस संकट को टाला जा सके। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब क्यूबा में जब अमेरिका जब यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना मिलिट्री सेंटर जो है या कैंप जब स्टेबल कर लिया, तो अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर, क्यूबा के पास जो है क्यूबा को पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उसकी नाकेबंदी कर ली, उसकी घेराबंदी कर दी। अब इस स्थिति को देखते हुए यूएसएसआर जो है वो अपने कदम पीछे खींच लेता है और यहाँ से एक नया एज शुरू होता है। क्योंकि यह दोनों जो है, चूंकि क्यूबा की नाकेबंदी के पीछे अमेरिका का जो रीजन था वो यह था कि कैसे भी करके यूएसएसआर के पास सैनिक सहायता न पहुंच सके, लेकिन इस विवाद को बढ़ते देख यूएसएसआर जो है वह अपने कदम पीछे ले लेता है और अब जो है धीरे धीरे अब इन दोनों देशों के बीच एक तरह से बातचीत या फिर कन्वर्सेशन शुरू होने लगता है। और यह जो शीत युद्ध की बढ़ाने वाली कार्रवाइयां थी, यह द्वितीय स्टेज के अंत में आते आते अब दोनों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, दोनों के बीच मधुर संबंधों को एक तरह से फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के, या फिर यह कहिए कि दोनों को जो है वह एक दूसरे के साथ या सहयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम शुरू कर देती है। और यही इसी कारण से देखा जाए तो 1959 में जो है वह यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है जो क्रुश्चेव, वह अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं और फिर जो है हम देखते हैं कि 59 में जाते हैं, फिर 63 में अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच जो है मॉस्को में एक जो है परमाणु अपसार संधि या फिर यह कह लो कि एक एटॉमिक ट्रीटी होती है। और यह जो है शीत युद्ध के समाप्त करने का एक सकारात्मक कदम था, एक पॉजिटिव माध्यम था, एक पॉजिटिव रीजन था जो कोल्ड वार के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए उत्तरदायी था। और दूसरा जो चीज जो सामने आता है, जो दूसरा रीजन जो इन दोनों महाशक्तियों के जो तनाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए उत्तरदायी होता है, वह जो है नॉन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आना है। क्योंकि इस आंदोलन में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी शीत युद्ध को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करने का, शीत युद्ध को कम करने का, शीत युद्ध में महाशक्तियों के प्रभाव को कम करने का काम किया। क्योंकि अब जो नवोदित राष्ट्र थे, जो नए नए राज्य थे, जो नए नए देश थे, वह जो है वह अब न यूएसएसआर के खेमे में शामिल होना चाहते थे, न वह कैपिटलिज्म के खेमे में या अमेरिका के खेमे में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने जो है नए या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी। तो यह जो तीसरा गुट था, यह जो अमेरिका यूएसएसआर के बाद जो तीसरा गुटनिरपेक्ष गुट था, या फिर एक ऐसा देशों का समूह था जो किसी भी गुट के मेंबर नहीं थे या फिर गुटनिरपेक्ष थे, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी इन महाशक्तियों के प्रभाव को कम करना शुरू किया। और फिर महाशक्तियों को यह रियलाइज होने लगा कि हमें जो है अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, हमें अपने पावर को इंक्रीज करने में जो है के बारे में सोचना चाहिए, हमें जो है अपना ग्रोथ करना चाहिए, हमें अपने ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। हम जो है एक दूसरे के विरोध में इतना डूब चुके हैं, एक दूसरे के विरोध में इतना अपने आप को इन्वेस्ट शामिल कर चुके हैं, अपनी जो है पूंजी और अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। और यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, यह कॉन्फ्लिक्ट आखिर किस लिए है? तो यह जो दोनों के जो दोनों लीडर्स थे, या जो कह सकते हैं यह जो दोनों जो लीडर्स थे,
या फिर दोनों महाशक्तियों के जो विचार परिवर्तित हुए, यह जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच रिलैक्सेशन का एक महत्वपूर्ण कारक बना, इन दोनों के बीच रिलैक्सेशन का एक महत्वपूर्ण रीजन बना। और जो है इसका जो कहा जाए कि आखिर जो है वह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वह कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रभावित हो रहा था। इन्होंने महसूस करने लगे कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के विरोध में हैं, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ अपने पैसा, अपनी संपत्ति, अपना समय सब कुछ खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो अदर कंट्रीज है वह अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, वह लगातार डेवलपमेंट कर रही है। तो हमें भी इन सारी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके, इन सारे जो स्ट्रगल्स हैं उनको खत्म करके हमें भी अपने डेवलपमेंट पे जो है क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, अपने डेवलपमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फिर दूसरा जो रीजन था, दोनों महाशक्तियों को जो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट या भय था वह था क्या, तो वह एटॉमिक जो है कह सकते हैं कि थ्रेट था या एटॉमिक जो फियर था। यह जो भय है, यह जो परमाणु बम का जो भय था, यह दोनों देशों को यह अब एक दूसरे के खिलाफ सताने लगा था। क्योंकि पहले केवल अमेरिका के पास ही एटॉमिक एनर्जी थी या एटॉमिक बम का जो कार्यक्रम था वह सिर्फ अमेरिका के पास था। बाद में जब यूएसएसआर भी एटॉमिक वेपन से रिच हो गया, तब अमेरिका को यह भय लेने लगा कि अगर मेरे पास हथियार है तो उसके पास भी हथियार है, अगर मैं यूज करता हूं तो वह भी यूज कर सकता है। तो यह दोनों जो है, दोनों कंट्रीज के बीच जो है यह एक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ उसको धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलना शुरू। तो यह जो परमाणु हथियारों का डर था इन दोनों शक्तियों को मजबूर कर दिया कि वह दोनों जो है वह कैसे भी करके क्या करें, अपने इन कॉन्फ्लिक्ट को, अपने इन जो कंपटीशन है, अपना यह जो स्ट्रगल है इसको कम करें। उसके साथ ही साथ दोनों को जो सबसे बेसिक, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वह उनकी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था और रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता है वह अमेरिका को महसूस होने लगी थी। अमेरिका के उद्योग धंधों में कच्चा माल जो है सोवियत संघ या उसके सहयोगी राज्यों से प्राप्त होता था। तो अब कच्चे माल के लिए अपने दोनों को अपनी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, अपनी अपनी पॉलिसी चेंज करनी थी। क्योंकि यह जो है यह सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आखिर हमारी इनकम का सोर्स जो था वह इंडस्ट्री थी। अगर इंडस्ट्री हमारी रन नहीं करेगी, इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं करेगी तो हम करेंगे क्या। तो इसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल के दोनों को अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को कम करना था, अपने अपने जो है जो उनके पीछे कंपटीशन था उसको कम करना था। उसके बाद जो अगला जो विचार था जो उन लोगों के ऊपर हावी हुआ वह था अस्थायी शांति का विचार, रिलैक्सेशन जो है वह परमानेंट पीस का जो कॉन्सेप्ट था। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री जब यह बात करने लगे थे या प्रेशर डालने लगे थे कि अब जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलैक्सेशन चाहिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से अब हमें जो है छुटकारा चाहिए, हमें अब इस तरह के माहौल से अपने आप को छुटकारा लेना होगा। क्योंकि जब तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं करेंगे तब तक एक पीसफुली वर्ल्ड को हम बना नहीं पाएंगे, क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम अस्थायी शांति को या जो है परमानेंट पीस को प्रमोट कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको एनालाइज करें, अगर इसको हम देखें तो हम महसूस करते हैं कि यह जो एरा है, यह जो टाइम है, यह जो कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेज है, इसने जो है दोनों शक्तियों के बीच शीत युद्ध को कम करने का, शीत युद्ध को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा किया। और उसके साथ साथ देखा जाए तो जो डायरेक्ट वार का एक भय था, एक थ्रेट था कि अब कोल्ड वार में, अब जैसे क्यूबा संकट में भी जो है अब स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई थी कि लग रहा था कि यह कोल्ड वार जो है वह डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूबा संकट में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। अमेरिका ने क्यूबा को पूरी तरह से क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। इसका मतलब है कि अमेरिका ने अब खुलकर युद्ध का, डायरेक्ट वार को समर्थन देना शुरू कर दिया, या डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लेकिन यूएसएसआर ने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तो अब जो है दोनों महाशक्तियों को यह भय या थ्रेट हो गया था कि अब जो है हमारा कोल्ड वार जो है अब डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमारा शीत युद्ध जो है वो डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरह से दोनों महाशक्तियां इस शीत युद्ध को होने से रोकने का प्रयास कर रही थी। वह चाह रही थी कि कैसे भी करके यह जो शीत युद्ध है, यह शीत युद्ध डायरेक्ट वार में, कोल्ड वार में कन्वर्ट ना हो, सॉरी कोल्ड वार जो है डायरेक्ट वार में कन्वर्ट ना हो। और यह जो कोल्ड वार का जो सिचुएशन थी, यह जो है कहीं ना कहीं
गुटनिरपेक्ष देशों के प्रेशर से ही थी कि कोल्ड वार जो है अब अंत, कोल्ड वार को खत्म होना चाहिए, कोल्ड वार का अंत होना चाहिए, या कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष जो देश हैं, जो नॉन अलाइनमेंट के देश थे, इनका भी जो है कह सकते हैं कि इनका भी प्रभाव जो है अब उन पे होने लगा था। उसके बाद यह दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के विरोध में या एक दूसरे के अगेंस्ट जो है अपने पावर को बढ़ाने में, अपने पावर को इंक्रीज करने में लगी रही। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे कई सारे ऐसे सेंटर थे, पावर के जो सेंटर, जो नए नए सेंटर डेवलप हुए, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इन लोगों ने, जापान है, जर्मनी है, भारत है, यह शक्तियां जो है अपने आप को एक पावर के रूप में प्रेजेंट करने लगी। जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने अपने आप को जो है वह एटॉमिक कंट्रीज के रूप में स्टेबल कर लिया, परमाणु संपन्न देशों के रूप में अपने आप को खड़ा कर लिया। अब जो है जापान, जर्मनी, भारत भी अब अपने को एक शक्तिशाली देश के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगे। अब अमेरिका और रूस जैसे महाशक्ति के सामने यह समस्या आने लगी कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो हमारा जो ये सुपर पावर का टैग है, हमारा जो ये सुपर पावर का पोस्ट है, यह भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब हमको टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो हमको टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है। अतः हमें अपने व्यवहारों में, अपने विचारों में, अपने संघर्षों में विराम लगाना चाहिए और शीत युद्ध को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शीत युद्ध के 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेजों में हमने यह देखा कि कैसे, कौन कौन से ऐसे जो कार्यक्रम थे, कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिससे शीत युद्ध को में लगातार ग्रोथ हुआ, कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसने शीत युद्ध को बढ़ाने का काम किया, कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसने शीत युद्ध को कम करने का काम किया। तो हमने तीनों स्टेज को अच्छे ढंग से देखा, समझा, पढ़ा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।